मैं नोट्स बताती हूँ कैसे बनाते हैं। एक प्रोसीजर है, हम उसके थ्रू इस पे जाएँगे एंड मुझे लगता है मेरे लिए काम किया है। अगर आपके लिए काम करे तो वेल एंड गुड। तो मैंने थोड़ी पेशेंस दिखाई और मैंने क्रैश कोर्स जॉइन किया था एंड दैट वाज़ आई वुड से अ लाइफ चेंजिंग डिसीज़न। उसने सिर्फ़ मेरी सोशियोलॉजी में नहीं, जीएस में भी बहुत हेल्प की। थोड़ा-सा छोटा ऑप्शनल जिसका रेडिली अवेलेबल मटीरियल हो और जो आसानी से किया जा सके, जिसके साथ-साथ जीएस भी कर सकें और जो जीएस में हेल्प करे। तो उन सब बेसिस से मैंने सोशियोलॉजी को एज़ अ ऑप्शन चुना था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। ये नोट्स मेरे पहली बार में नहीं बनाए हैं, टू योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये मेरे शायद मैंने 4 से 5 बार अपने कॉपी में नोट्स बनाए होंगे, उसके बाद मैंने ये बनाए हैं। और इसमें सर के क्रैश कोर्स से अलावा कुछ भी नहीं है। ये आंसर राइटिंग के लिए जो सर ने बोला डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट करो, जितना सिंपल रख सकते हो उतना रखो। एंड इवन पेपर 2 में ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे थिंकर्स डाल दो, तो उस चीज़ का फोमो सर ने एकदम हमारे माइंड से मिटा दिया था। सोशियोलॉजी या साइंस करके एक चैप्टर है, राइट? इसमें आप थोड़ा कंपेयर करके देखिएगा कि आपके नोट्स और इन नोट्स में क्या फ़र्क आ रहा है। इवन लोग चैट जीपीटी करते हैं कि 4 थिंकर बता दो। 4 थिंकर बता दो। गीतिका, बिगिनिंग अगर हम करें बहुत बेसिक से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक तो ऑप्शनल को लेके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट काइंड बिल्कुल, ऑफ ऑप्शनल दे शुड टेक। यस। आपने डिसीजन कैसे लिया था दैट यू विल बी टेकिंग सोशियोलॉजी ऑप्शनल? व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन, माय सेल्फ कृतिका अरोड़ा एज़ यू नो। कैसे हैं आप लोग? अ, फर्स्टली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सर को और आप सबको यहाँ आने के लिए। रिगार्डिंग सर का क्वेश्चन कि मैंने कैसे चूज़ किया था, तो मैंने कोई सोशियोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स नहीं किया था। मैंने क्रैश कोर्स ही किया डायरेक्टली। लेकिन मैंने चूज़ कैसे किया उसके 2-3 क्राइटेरिया थे। तो आई वाज़ एक्सप्लोरिंग, आई वाज़ एट होम, उस टाइम कोविड चल रहा था। तो मैंने देखा कुछ-कुछ ऑप्शनल जो मुझे इंटरेस्ट करते हैं, तो मैं सोसाइटी से ऑलवेज़ लिंक करती थी चीज़ों को और शायद वो पीक फेमिनिज़्म वाली एज भी होती है कि मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, तो थोड़ा लिंक रहता था। तो मैंने सोशियोलॉजी को एक बार ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता था मैं इकोनॉमिक्स ले सकती हूँ, बट इकोनॉमिक्स का सिलेबस सर बहुत वास्ट था और टेक्निकल सब्जेक्ट था, तो मैंने उसको डिस्कार्ड किया कि थोड़ा-सा छोटा ऑप्शनल जिसका रेडिली अवेलेबल मटीरियल हो और जो आसानी से किया जा सके, जिसके साथ-साथ जीएस भी कर सकें और जो जीएस में हेल्प करे। तो उन सब बेसिस से मैंने सोशियोलॉजी को एज़ अ ऑप्शन चुना था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। ओके। सो क्या सोर्सेस थे गीतिका आपके सोशियोलॉजी के लिए? सर जैसे कि मैंने बताया मैंने फाउंडेशन नहीं किया था, तो मेरा स्टार्टिंग में तो काफ़ी हैफ़-ज़ार रहा था। तो मैं ऐसे ही जो गूगल बता देता है वो कर लेती थी। गूगल ने बोला कि एमए मटीरियल कर लो इग्नू का, तो मैंने खोल के देख लिया कि क्या होता है इग्नू एमए मटीरियल। फिर किसी ने बोला स्लीपी क्लासेस की वीडियो देख लियो, वो भी देख ली। फिर उसके बाद किसी ने बोला नितिन सांगवान पढ़ लो, सांगवान राइट, नितिन सांगवान पढ़ ली, फिर उसके बाद पूरी पढ़ ली। उसके बाद मतलब हो तो गया था खुद से समझ आ गया था कि ये सिलेबस है, ऐसे करना होता है बट कुछ स्ट्रक्चर था नहीं। और 2023 में जब प्रीलिम्स निकला तो मैंने सर को कॉल किया कि सर पेपर 2 का तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सर ने बोला ट्रस्ट ऑन मी वी विल डू इट। तो आई वाज़ लाइक कि सर मेरा पेपर 1 तो पूरा हो चुका है, अब मेरे को पेपर 2 अभी करा दो। तो ही वाज़ लाइक कि रुको, बी पेशेंट और हम करेंगे आराम से और मैंने थोड़ी पेशेंस दिखाई और मैंने क्रैश कोर्स जॉइन किया था एंड दैट वाज़ आई वुड से अ लाइफ चेंजिंग डिसीज़न। उसने सिर्फ़ मेरी सोशियोलॉजी में नहीं, जीएस में भी बहुत हेल्प की। सर ने एक वे दिखाया कि हम पढ़ते कैसे हैं, आंसर्स कैसे लिखते हैं। तो सोशियोलॉजी क्या क्रैश कोर्स प्लस नितिन सांगवान मेरा एक बेस बना, उसी से मैंने अपने नोट्स बनाए, टेस्ट सीरीज़ दी, टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन से ऐड ऑन किया, तो लेयर वाइज़ मैंने प्रिपरेशन की थी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की। ओके। तो गीतिका, यस। जहाँ तक बात आती क्रैश कोर्स की लर्निंग की, क्या एग्ज़ैक्टली आपको लगा कि दैट वाज़ बेनिफिशियल फॉर यू? सर फर्स्ट बेनिफिट मुझे ये लगा क्योंकि वो मतलब ज़्यादा लंबे समय का प्रोग्राम नहीं था, तो हमने एक बहुत ही जल्दी मैनर में क्योंकि बेसिक्स हमने कर रखे थे, एक जल्दी मैनर में हमने सब कुछ कवर किया, गो थ्रू कर लिया था। जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, सर क्रैश कोर्स में कवर करते हैं। ऑल्दो मैं ऑफलाइन क्लास तो नहीं आ पाती थी, मैं ऑनलाइन ही देखती थी, तो वो मैंने किया। लेकिन वन थिंग आई विल से सिर्फ क्रैश कोर्स से नहीं होता, तो जितने भी टेस्ट सर 8 टेस्ट होते हैं क्रैश कोर्स के दौरान, तो वो मैंने सारे दिए थे। तो दैट वाज़ द थिंग जो मेरे लिए काफ़ी चेंजिंग रही कि मैंने सारे टेस्ट दिए और एनालाइज़ किया कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, नेक्स्ट टेस्ट में कैसे बेटर कर सकती हूँ और सिलेबस होल हार्टेडली कवर हो गया था क्रैश कोर्स में। ओके। एंड सबसे बड़ा इश्यू ना बच्चों को होता है आंसर राइटिंग का। बिल्कुल, मतलब क्या होता है कि सोर्सेज़ बच्चों के पास अपने-अपने होते हैं कई के। यस, बट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, कभी-कभी उनको ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो नोट्स लिख रहे हैं, आंसर नहीं बिल्कुल, लिख रहे हैं।
तो ये वाली स्ट्रगल आपके साथ हुई थी? सर स्टार्टिंग में काफ़ी हो रही थी, लेकिन सर एक ही चीज़ बार-बार रिपीट करते थे क्लास में, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। शायद अगर आप सर के स्टूडेंट हैं तो आपको भी किया होगा सर ने कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो एक दिन मैं अब लाइब्रेरी में अपनी सीट पे गई, मैंने उधर ही लिख लिया डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो मेरे माइंड में इतना इन्ग्रेन हो गया था कि कुछ भी पूछा गया है, आई हैव टू एड्रेस द डिमांड। तो कब कोई मुझसे अभी भी पूछता है आपका मेंस कैसे गया था? तो मैं बोलती हूँ यार मुझे नहीं पता, जो पूछा था मैंने लिख दिया। मतलब डिमांड जो थी मैंने मीट कर दी एंड दैट्स इट, दैट वाज़ द मेंस आई गिव। तो इसलिए आंसर राइटिंग के लिए जो सर ने बोला डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट करो, जितना सिंपल रख सकते हो उतना रखो। एंड इवन पेपर 2 में ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे थिंकर्स डाल दो, तो उस चीज़ का फोमो सर ने एकदम हमारे माइंड से मिटा दिया था, कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना कि आपको आंसर में 4 थिंकर डालने हैं या 5 थिंकर डालने हैं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये क्वेश्चन आया है कास्ट का तो मुझे ये वाला थिंकर डालना ही पड़ेगा। मेरे को नेचुरली अगर कोई आता था तो मैं डालती थी। कभी भी मैंने प्रेशर नहीं लिया कि मुझे ये इंट्रो में लिखना है या कंक्लूजन में लिखना है। इट वाज़ अ वेरी नेचुरल फ्लो ऑफ आंसर्स। डेफ़िनेटली इनफैक्ट गीतिका की कॉपीज़ जो रिव्यू हमने करी थी लास्ट टाइम जब गीतिका ने आंसर्स शो किए थे, तो आई कुड सी कि फ़ोकस गीतिका का सिर्फ़ और सिर्फ़ जो पूछा गया उसके ऊपर है। जो डिमांड है सिर्फ़ उसके ऊपर है। कभी भी नंबर ऑफ थिंकर्स का प्रेशर तो आई थिंक तुमने लिया ही बिल्कुल, नहीं था बिल्कुल सर। लास्ट में आते-आते एंड इट वाज़ ऑल वेरी स्मूथ फ्लो एंड आई फ़ील दैट आपका एग्ज़ाम जैसे गीतिका ने बोला इट्स नॉट अच्छा है बुरा इट्स ऑल अबाउट डिमांड मीट हुई कि नहीं क्योंकि वो हुई मीट चाहे लैंग्वेज जैसी हो चाहे थिंकर कोई भी हो डिमांड मीट हुई हो दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू टू सेल थ्रू द एग्जाम एंड गीतिका कभी कभी ना ऐसा भी सोच सकता है कोई स्टूडेंट की डिमांड तो कोई भी मीट कर सकता है राइट सो देन हाउ वुड वी बी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर आल्सो मीटिंग द डिमांड तो ये सर क्वेश्चन का क्या जवाब बिल्कुल सर, ये आपके ही वर्ड थे। इट साउंड्स लाइक सिंपल चीज़ों को सिंपल करने के लिए भी काफ़ी एफर्ट लगता है। हमें ऐसा लगता है हम ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, अब तो हमने मास्टर्स लेवल का कर लिया है, इवन कुछ लोग तो पीएचडी लेवल का कर लेते हैं। तो उसको लगता है इन पे बहुत नॉलेज आ गया, हम सब कुछ डाल देते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स आंसर कर देते हैं। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से अगर हम डिटैच होके सिंपल आंसर को लिखेंगे ना, तो यू विल परफॉर्म वेरी गुड और ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज नहीं थी सोशियोलॉजी की। मेरा अंडरग्रेड कॉमर्स में था, सोशियोलॉजी में नहीं था। आई वाज़ अ वेरी फ्रेश स्टूडेंट यहाँ पे। मैंने बहुत ही डीप में सारे थिंकर्स नहीं पढ़े हैं। जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स थी, सर ने मीट करा दी थी और आप भी आपने कहीं से भी कोचिंग ली हो, सर से ली हो या कहीं से भी, एकदम सिम्प्लिसिटी रखेंगे और अपने माइंड से प्रेशर हटा देंगे सबसे पहली बात, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ओके कुछ आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी कुछ डिस्कस करना चाहते हो क्या एग्जैक्टली फॉलो किया था आंसर राइटिंग में किन बेसिक मिनिमम चीज़ों का ध्यान रखा था एंड हाउ डिड यू इम्प्रूव? कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो फॉर्मेट रहता था वो पॉइंट बेस्ड रहता था। सर ने बोल रखा है यू हैव 2 ऑप्शन आप चाहे पैराग्राफ फॉर्म में लिखें या फिर पॉइंट में। लेकिन अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखने चाहिए नहीं तो विज़िबल नहीं होता। मैं लास्ट ईयर सोशियोलॉजी की शायद यहाँ इवैल्यूएटर भी रही थी। तो फिर जब यहाँ चेक कर रही थी तो मुझे खुद पढ़ के अच्छा नहीं लगता था जब बहुत लॉन्ग पैराग्राफ होते थे और मुझे दिख ही नहीं रहा होता था। तो मैं जब सर को कॉपीज़ दिखाती थी तो आई वाज़ लाइक कि सर इतनी विज़िबिलिटी है इस आंसर में कि मुझे एफर्ट ही नहीं डालने पड़ रहे हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब कोई मेरी कॉपी चेक करेगा एज़ अ इवैल्यूएटर, अगर उसके लिए ईज़ कर दूँगी मैं, जिसमें बस एक टिक लगाना है और उसको दिख रहा है यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंटर्स हैं, कंक्लूजन है, इंट्रो है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ देयर। अगर विज़िबिलिटी हम इंक्रीज़ कर देंगे आंसर की, लेजिबिलिटी थोड़ी-सी रखेंगे अपनी हैंडराइटिंग की और डिमांड को मीट करेंगे। ये 3 पॉइंट्स अगर हम रखते हैं, तो आंसर्स हम अच्छे लिख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इज़ कि आप कॉन्स्टेंटली आंसर्स लिखें। आंसर्स लिख के ही इम्प्रूव होता है। मैंने 2023 में अपना पहली बार मेंस दिया था, तो शायद मैंने जब वहाँ फर्स्ट टेस्ट दिया था, वो इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब मैंने अभी 2025 का लास्ट टेस्ट दिया होगा सोशियोलॉजी का, इट वाज़ मच बेटर। सो इट्स लाइक प्रोग्रेशन, यू हैव टू गो स्लो एंड स्टेडी। आप लिखते रहिए टेस्ट एंड धीरे-धीरे इट विल बी इम्प्रूविंग और कांस्टेंट राइटिंग इज़ द ओनली सॉल्यूशन आई वुड से। ओके सो रीडर पर्सपेक्टिव बेसिकली आपको मिला व्हेन यू स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग पेपर्स यस सर। है ना दैट इज समटाइम्स मिसिंग इन स्टूडेंट्स व्हेन दे आर गेनिंग नॉलेज यस और सर। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम आंसर लिखें तो हम बस ये ना सोचें कि यार हमने वो सब जो पढ़ा था वो लिख दिया और जो-जो अच्छा हमारे दिमाग में था, जो-जो नया-नया पढ़ा था वो सब लिख दिया क्योंकि हम कभी-कभी ना उस इंसान का सोचते नहीं जिसने पेपर देखना है हमारा। उस इंसान के लिए कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। व्हेन ही इज़ गोइंग थ्रू आवर आंसर्स और उसको ये कन्विंस करना
बहुत ज़रूरी है कि व्हाटएवर वी आर राइटिंग इज़ ओनली डिमांड, नथिंग एल्स। एंड मैनी अ टाइम्स जो मैंने देखा है गीतिका, मैनी अ टाइम स्टूडेंट एंड अप writing long introductions and they waste lot of time in building narrative, यस, and by the time they approach the end of the page, uh, the very idea of writing demand is gone. What they end up with is nothing but notes only. यस सर, So I think वो शुरुआत का प्रेशर होता है टू जस्ट रिप्रोड्यूस एवरीथिंग दैट यू रिमेंबर, एंड बिल्कुल। वहाँ पे ज़रूरी है कि हम पेशेंस बनाए रखें। डेफ़िनेटली। और इंट्रोडक्शन लाइक इट्स नॉट नेसेसरी आपको 4-5-6 लाइन्स लिखनी है, इतना टाइम भी नहीं होता है। तो एक जो बेस्ट स्ट्रैटेजी सर के ही वर्ड से अगेन जो मैंने निकाली थी कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ो, एक कीवर्ड निकालो, कीवर्ड की डेफिनिशन लिख दो इंट्रो में एंड यू आर डन। सो आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है कि मैं एकदम बेस्ट ही इंट्रो लिख दूँगा या लिख दूँगी और इंट्रो पढ़ के ही एग्ज़ामिनर को ऐसा फ़ील हो जाएगा कि मैं 5-6 नंबर दे दूँ, ऐसा नहीं होता है। इंट्रो के बाद आपका जो किंग या क्वीन होती है मेन वो आपकी बॉडी होती है और कंटेंट होता है। तो आप इंट्रो को अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कीवर्ड निकालिए, डेफिनिशन लिख दीजिए या फिर कोई कॉन्टेक्सचुअल इंट्रो लिख दीजिए और इंट्रोडक्शन आप चाहें तो पहले से तैयार कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारे सिलेबस में वर्ड्स हैं उसकी डेफिनिशन मुझे पहले से याद थी। तो अगर आप अभी भी पूछेंगे तो मुझे वो साइंस, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये सब अभी भी इनग्रेन्ड है क्योंकि इतनी बार हमने कर लिया है और वो लिखना ही पड़ता है, कभी कभी भी साइंस का क्वेश्चन आ जाता है तो। तो ऐसे हम इंट्रो को टैकल कर सकते हैं सर। यस। गीतिका, यू हैव योर नोट्स विद यू, यस सर, है ना? आई हैव ठीक है, शेयर्ड वो विद यू। अच्छा शेयर कर दिया उन्होंने। आप लोग के कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो यू कैन फील फ्री टू आस्क, एंड तब तक हम नोट्स भी दिखा देंगे गीतिका के आपको। गीतिका ने एक शॉर्ट नोट कैसे बनाएँ अपने और क्यों बनाने चाहिए इनफैक्ट, बिल्कुल। ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊँगी उस नोट्स पे आने का, ये काफ़ी हेल्प करता है। अच्छा, तब तक गीतिका आप ये बताइए कि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज की डेट में तो पीपल थिंक कि नोट्स तो ऑलरेडी हैं, टॉपर्स के नोट्स हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, बिल्कुल। तो फिर क्या ज़रूरत है खुद से नोट्स बनाने की? ऐसा होता है जैसे हमारे 2 पेपर है सोशियोलॉजी के, पेपर 1, पेपर 2। अब एग्ज़ाम आ गया आपका जैसे हमारा 29 और 30 अगस्त को था। सॉरी 30 अगस्त एंड 31 अगस्त का था इस साल। और अभी आपका सुबह पेपर है, सुबह 9 साढ़े 9 बजे शुरू हो जाएगा और आपको बोले कि पूरा पेपर 1 रिवाइज़ करो। तो इतनी मोटी नोटबुक से आप कैसे रिवाइज़ करेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। और जब तक वो कीवर्ड्स आप दोबारा एग्ज़ाम से पहले देख के नहीं जाएँगे, तो देयर इज़ हाई चांस कि आपको वो याद भी ना आए। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे हम एक बार गो थ्रू कर लें, हमें डिटेल में नहीं जाना, एक बार बस कीवर्ड्स जो हैं, हल्के-फुल्के थिंकर्स जो हैं कि अच्छा इतने मेथोडोलॉजी किसने दिया था, फिनोमेनोलॉजी किसने दिया था, ऑल्फ्रेड शुट्ज़ का नाम है, गारफिंकल का नाम है, ये सब एक बार बस गो थ्रू कर लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रिप्रोड्यूस होता है। जो मेरा सर कोर था ना, अगर मैं कोई पूछे कि मेंस का आपका कोर क्या था, तो आई विल से 2 थिंग्स, वन इज़ माय शॉर्ट नोट्स। मेरे हर सब्जेक्ट के, चाहे वो प्रीलिम्स, मेंस कोई भी स्टेज हो, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल थे रेडीली और किसी के भी शॉर्ट नोट्स आपको काम नहीं आएँगे। मैं आपको अभी यहाँ दिखाऊँगी, अगर आप माँगेंगे भी मैं दे दूँगी बट इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज़ टू यू। ये मैं हुँ। आपको प्रोसेस बता सकती हूँ कि उस तक पहुँचते कैसे हैं और रियली इट इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आपको वो आइडिया दिमाग में आ जाए कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं। पहले पेपर 1 का दिखाते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है यार, मैं भी वहीं बैठी होती तो। हाँ, बिल्कुल यार, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी अगर कुछ पूछना है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। पूछिए। कि आपने 23 में क्रैश कोर्स लिया, हाँ जी, फिर 24 और 25 में आपने क्या किया? बताती उसके हूँ। ऊपर बिल्डअप कैसे किया? 23 में मैंने क्रैश कोर्स लिया था एंड मेरे मतलब ऐसे नहीं बेकार मार्क्स थे सोशल में, मेरे 122 थे पेपर 1 में, 137 पेपर 2 तो 259 टोटल था। मेरा फाइनल रह गया था 12 नंबर से 2023 में, फिर 24 का प्री ही नहीं हुआ था। तो मैंने इसलिए वहाँ उस टाइम पे यहाँ इवैल्यूएशन किया था। और 25 में अगर कोई पूछे आपने डिफरेंट क्या किया? आई विल नॉट से मैंने कुछ भी डिफरेंट किया। मैंने 23 वाला क्रैश कोर्स लिया था, फिर 25 में दोबारा लिया। तो मैंने सर से पूछा भी था कि सर मैं 25 का दोबारा लूँ क्या क्रैश कोर्स? तो सर ने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि टेक इट अगेन ताकि तुम्हें दोबारा सब कुछ रिकॉल हो जाए। क्योंकि जब हम वीडियो में सुनते हैं और हाथ से लिखते हैं, तो 2 बार चीज़ें दिमाग में इन्ग्रेन हो जाती है। तो दोबारा से क्रैश कोर्स लिया और दोबारा से टेस्ट सीरीज़ थी, सेम चीज़। यार क्रैश कोर्स पे जब वो तब मैं मार्क्स दे रहा था तो मेरे मार्क्स बहुत कम आ गए।
हाँ जी, तो दिस 23 में आपका जो टेस्ट का प्रोग्रेशन था, बिल्कुल। क्रैश कोर्स में जो टेस्ट दिए क्या था, उनका प्रोग्रेशन देखा? मेरे मार्क्स उधर आते थे 120, 122 लेकिन इस बार काफ़ी अच्छे आ रहे थे क्रैश कोर्स में। वो इसलिए क्योंकि मैंने इवैल्यूएशन भी किया था, वन ऑफ द रीज़न मुझे पर्सपेक्टिव समझ आया और दूसरा रीज़न ये था कि जैसे मैं लिखती गई रिफ़ाइन होते गए आंसर। ऐसा नहीं मैंने कंटेंट किसी और कोचिंग का डाल दिया था या कुछ, लेकिन मेरी एक माइंडसेट बन गया था कि यार नहीं इतना एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, सिंपल आंसर लिखने हैं, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन एंड दैट्स इट। सर आपको मेरी आंसर कॉपीज़ भी शेयर कर देंगे, तो उसमें आपको वो सिम्प्लिसिटी दिख जाएगी कि कुछ एक्स्ट्रा लिखा नहीं हुआ है। मुझे इनफैक्ट याद है गीतिका ने मैसेज किया था टेलीग्राम पे मुझे 11 अगस्त को, सर टेस्ट 6 तक कंप्लीट कर लिया विद शॉर्ट नोट्स एंड पीवाईक्यू, शुड आई गिव एफएलटी अभी? 11 अगस्त की बात है ये, यस। 2025 की। तो इन्होंने पूछा शुड आई गिव फुल लेंथ टेस्ट अभी 6 टेस्ट लिखने के बाद, और कैन आई कंसीडर गिविंग इट बिटवीन दोज 5 डेज जो गैप होता है मेंस में जीएस और ऑप्शनल का। मैंने बोला कि यू आर गोइंग रियली ग्रेट गीतिका, आवर इवैल्यूएशन टीम इज रियली हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू राइट एफएलटीज इन द मिडल ऑफ 5 डेज गैप, बेटर राइट दिस बाय 16th ऑफ अगस्त एट मैक्स। तो इवैल्यूएशन टीम का जो इनके लिए कमेंट था कि ये बहुत अच्छा कर रही है गीतिका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एंड मैं चाहता था कि गीतिका को पता चले कि व्हाट शी इज डूइंग इज वेल एक्नॉलेज्ड बाय द टीम आल्सो। सो और वो कॉन्फिडेंस वो बूस्टर भी था सर। हाँ, बिल्कुल। एंड क्योंकि गीतिका खुद भी इवैल्यूएशन में भी रही हैं, तो उनके पास एक ये अच्छा खासा एडवांटेज भी था, रीडर पर्सपेक्टिव भी था और राइटर पर्सपेक्टिव भी, और साथ में फीडबैक भी उनको मिल रहा था कॉन्स्टेंटली। बिल्कुल। बट येस गीतिका, ये भी ज़रूर बताओ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स और मेंस का मार्क्स में सिमेट्री हो। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। 23 में मेरे पेपर 1 में टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा आ रहे थे और पेपर 2 में कम। लेकिन इसका उल्टा हुआ, 23 की जब मार्कशीट आई तो मेरे पेपर 1 में 122 थे और पेपर 2 में 137। तो अगर अब मार्कशीट में दोबारा पेपर 2 में ज़्यादा है तो आई कैन से कि सर की बात 100% करेक्ट है। आपको जो बोलते हैं कि पेपर 2 में बहुत थिंकर्स घुसाने हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैंने दोनों बारी ऐसा नहीं किया है। और दोनों बार ही पेपर 2 में ज़्यादा आए हैं आपके। अभी मतलब मार्कशीट आएगी उम्मीद तो यही कर उम्मीद रहे तो हैं। यही कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो ये पेपर 1 के नोट्स हैं गीतिका के। बिल्कुल। देख के बहुत अच्छा लगता है ना, जब ऐसे नोट्स हमें मिलते हैं, हैंड रिटन सब, बड़ी अच्छी-सी फीलिंग आती है एक बार देखकर तो। लगता है कि ले लेते हैं हम ये, है ना? बट ये गलती नहीं करनी है, ऐसा खुद बनाना है हमें, इम्पोर्टेंट वो है। मैं सो शेयर कर दूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ, मुझको। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, गीतिका कैसे बनते हैं ऐसे नोट्स? मैं बताती हूँ सर, मैं हुँ। ये यूज़ कर सकती हूँ? हाँ, हाँ, श्योर, श्योर। अ, इधर ही कर सकती हूँ, हाँ, थोड़ा ही इसको मुझे लिखना है। थोड़ा-सा ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं थोड़ा ऊपर का चला गया। 1 सेकंड। कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ, लिखना नहीं है। कितना ठीक है ज़ूम इन? ये मुझे और करें? ऊपर का दिखाना था कि कर कैसे हेडिंग करते हैं। हाँ, हुँ। तो ये गुड नोट्स का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, आपको पता होगा गुड नोट्स का, मतलब मर्ज़ी है वो तो, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई क्या ही बना दिया ये, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। मैं ये नोट्स मेरे पहली बार में नहीं बनाए हैं, टू योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये मेरे शायद मैंने 4 से 5 बार अपने कॉपी में नोट्स बनाए होंगे, उसके बाद मैंने ये बनाए हैं। और इसमें सर की क्रैश कोर्स से अलावा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत इधर-उधर से होगा और 90% ये क्रैश कोर्स ही आपको देख के पता लग रहा होगा सर। और मैं नोट्स बताती हूँ कैसे बनाते हैं। एक प्रोसीजर है, हम उसके थ्रू इस पे जाएँगे एंड मुझे लगता है मेरे लिए काम किया है। अगर आपके लिए काम करे तो वेल एंड गुड। तो जैसे यहाँ पे चैप्टर यूनिट 1 है, यहाँ यूनिट 2 है और उधर नीचे शायद यूनिट 3 थी। तो एक ही पेज में 3 यूनिट आ गए क्योंकि छोटी यूनिट्स थी, तो इधर आ गई है। आप एक पेज पे 1 यूनिट भी कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली इस पे जंप नहीं करना है, एकदम मिनिमाइज़ नहीं करना है इसको। जब भी आपने कोई भी फाउंडेशन कहीं से की हो या फिर आपने कहीं से क्रैश कोर्स लिया हो, आप उन नोट्स को उठाइए, किसी भी एक चीज़ को अपना बेस रखिए। जैसे पहले मैंने नितिन सांगवान को अपना बेस रखा था जब तक मैं सर से नहीं मिली थी। तो थ्रू नितिन सांगवान एंड इग्नू मटीरियल और इधर-उधर से मेरे एक नोट्स हुआ करते थे, वो अभी पड़े होंगे घर पे। तो मैं ऐसे चैप्टर 1 लिखती थी। आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, नहीं, तो कोई ऐसे बात नहीं। चैप्टर 1 पेज के सेंटर में लिखती थी, यूनिट का नाम लिखती थी और उसका सिलेबस लिखती थी। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ट्राई करती थी। इतना मैंने किया मतलब मेरे दिमाग को पता है नाउ आई एम डूइंग चैप्टर 1 यूनिट 1 ऑफ पेपर 1 और उसके हम फर्स्ट वाला जो सेगमेंट है वो करने जा रहे हैं। मानो थर्ड सेगमेंट हम कॉमन सेंस ले लेते हैं। ठीक है? तो अब हमें कॉमन सेंस के
एक पेज पे नोट्स बनाने हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। सबसे पहले हमारा साइड में एक पीवाईक्यू साइड में रखा होना चाहिए। आपके बेस नोट्स रखे होने चाहिए, जहाँ से भी आप बना रहे हैं, वो आपकी किसी भी कोचिंग के फाउंडेशन के नोट्स, क्रैश कोर्स के नोट्स या कोई भी बुक हो सकती है, जहाँ पे कॉमन सेंस के बारे में सब कुछ दिया हो। उसके बाद जब आपने कॉमन सेंस टॉपिक लिखा, आप उसके पीवाईक्यू देखेंगे कि अब तक पूछा क्या है। तो हम देखेंगे कि अच्छा उसमें कॉमन सेंस की सोशियोलॉजी से डिफरेंस पूछा गया है, या फिर हम देखेंगे कि कॉमन सेंस क्या अब सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में कॉमन सेंस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये जो भी चीज़ें पूछी हुई हैं, अपने या तो माइंड में इनग्रेन कर लेंगे अगर आप में कैपेसिटी है एकदम से वो सब करने की, या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे पीवाईक्यू और यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिख देंगे कि अभी ये पूछा है कॉमन सेंस का, ठीक है? अभी तक हमने कुछ अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाला, पर चीज़ों को सेग्रीगेट कर दिया। अब हमारे पास सिलेबस भी पता है, हम कौन-सा टॉपिक कर रहे हैं, उसके अभी तक पीवाईक्यू क्या आए हैं। अब आपको लग रहा होगा ये तो डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स है, ये सब तो दिया हुआ है हर जगह, हम क्यों रिपीट कर रहे हैं, मतलब टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, हमने सब कुछ अब लिख लिया, अब हमारे दिमाग को पता है कि अच्छा इससे यही पूछा जाता है, अब हम नोट्स क्या बनाएँ? तो मैं शुरू करती थी कि ओके अगर कुछ भी दिया है, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनिशन। इट इज़ द रूटीन नॉलेज ऑफ एवरीडे लाइफ, इससे हम शुरू करेंगे और हम एक डेफिनिशन लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद हम जनरल स्टडी से ही सीखते आ रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कॉमन सेंस का बताइए? हाँ, डिफरेंस। अच्छा। ठीक है, वो तो पूछ लिया मतलब हम या तो फीचर्स लिख लेंगे, हम जीएस में यही तो करते हैं, है ना? या फिर हम डायरेक्ट पीवाईक्यू में देखेंगे कि अच्छा डिफरेंस बार-बार पूछ रहे हैं तो हम एक टेबल यहीं बना देंगे। इससे क्या होगा ना अगर आपने टेबल यहाँ बना दिया ना, तो जब आप आंसर्स लिखेंगे तो आप वहाँ पे भी टेबल ही बनाएँगे, वहाँ पे आप पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। तो ये जो यहाँ पे अगर आप टेबल्स कहीं पे देखेंगे, वो इसलिए जैसे यहाँ पे पॉजिटिविज़्म और प्रेटिविस्ट में डिफरेंस है, तो मैंने अगर यहाँ बनाई है, तो मतलब मैंने अपने जो आंसर्स हैं, आंसर कॉपीज़ हैं, मैंने वहाँ पे भी टेबल ही बनाई है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है? एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, फिर हम दोबारा पीवाईक्यू पे जाएँगे कि अच्छा अब क्या पूछा है कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी की सिमिलैरिटीज़ पूछी हैं क्या कि और जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, हम यहाँ पे लिखते जाएँगे। तो देयर आर हाई चांसेस आपके बेस नोट्स में सब कुछ होगा, लेकिन ये 10 या 12 पेज में होगा। उसको हमें 1 पेज में करना था ऐसा छोटा-छोटा करके, ठीक है? उसके बाद ऐसे-ऐसे करके हम ये कॉमन सेंस का पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे और ये आपका मोस्ट लाइकली 1 पेज में हो जाएगा। मोस्ट लाइकली नहीं तो 2 पेज में हो जाएगा। तो ये जो आपका 10-5 जितने भी पेजेज़ में बेस नोट्स में था, वहाँ कम पे हो गया है। डिक्लटर हो गई हैं चीज़ें, सेग्रीगेटेड हो गई हैं, आपके माइंड को पीवाईक्यू भी पता लग गए हैं। आपने यहाँ पे टेबल खुद से दोबारा बना लिए जो आप आंसर राइटिंग में दोबारा करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया किसी भी टॉपिक को कैसे हम स्टार्टिंग के नोट्स में बना सकते हैं। और सर ये एकदम परफेक्ट नहीं बनते थे स्टार्टिंग में मतलब बहुत बार खराब भी हुए हैं, तो मैंने 3 से 4 बार कम से कम ऐसे नोट्स बनाने की कोशिश की है। हुँ। कभी-कभी लगता था कि लाइक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम मुझे नहीं करना चाहिए, बट आई कंटिन्यूड दैट और जब आप ये सब टॉपिक का करते हैं ना, आपके पास एक ब्यूटीफुल रजिस्टर निकल के आता है और वो रजिस्टर बहुत काम आता है। तो ऐसे रजिस्टर्स काफ़ी बनते गए और उसके बाद जब मुझे अब ये करने के बाद जब आप 3-4 बार कर लेते हैं ना, नाउ यू आर अवेयर कि आपको क्या आता है, आप किन क्वेश्चंस में अटकते हैं, कौन से पीवाईक्यू के एरिया आपने कवर नहीं किया, आपके माइंड को ना सब पता होता है। तो जब आप ये वाले नोट्स बनाते हैं ना, तो यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि मैं इधर क्या लिखूँ। तो जैसे यहाँ पे मॉडर्निटी ले लेते हैं, तो मुझे पता था यहाँ पे डेफिनिशन लिखनी है, यहाँ पे कुछ कनेक्टिंग लाइन लिखनी है यार जो मैंने हर बार अपने नोट्स में रिपीट की है या फिर जब मैं आंसर्स में लिखूँगी ये कनेक्टिंग लाइन मुझे अच्छी लग रही है या कुछ एग्ज़ाम्पल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। कोई ऐसे टॉपिक जो मेरे बेस नोट्स में नहीं थे, सर ने फाउंडेशन में करा दिए तो जैसे अमेरिकन सोशियोलॉजी में बेस नोट्स में नहीं था, तो मैंने वो इधर लिख दिया है। तो लाइक दिस मैंने इसको बहुत ही कंसाइज़ वर्ज़न में एक-एक पैराग्राफ में सब खत्म करती गई, तो 1 पेज में 3 यूनिट आ गई। आई नो इट लाइक फील्स वेरी अनरियल दैट इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ इफ यू गो प्रोसेस वाइज़। आराम-आराम से जाना है बहुत ग्रेजुअली कि हम पहले एक रजिस्टर बनेगा, फिर आधा रजिस्टर बनेगा, फिर फ्यू पेजेज़ बनेंगे एंड बाद में ऐसे नोट्स भी बन सकते हैं। बेसिकली पूरा प्रोसेस है नोट मेकिंग का, है ना? ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट नोट्स बन जाते हैं, बिल्कुल, राइट? सो ये ज़रूरी है कि स्टार्ट कर लें हम कम से कम। एंड कब होगा वो वी डोंट नो। बट स्टार्ट भी अगर कर लें ना नोट मेकिंग, तो एंड तक हम ले ही आते हैं उसको, क्योंकि हमें मालूम होता है कि स्टार्ट तो कर दिया है, उसको सही पॉइंट तक लेके जाएँ। तो इनफैक्ट नोट मेकिंग के कई स्टेजेस होते हैं, जैसे गीतिका ने खुद बोला, पहले रजिस्टर बने,
उसके बाद जाके कहीं लास्ट में ये आया है और ये पूरी अवेयरनेस के बाद होता है कि यार आपने पीवाईक्यूज भी देख लिए हैं, कई बार टेस्ट लिख लिए हैं, कई बार रिवाइज कर लिया, तब जाके ये बनता है फाइनली। दिस इज ऑल कीवर्ड सेंट्रिक आई थिंक। और ये जब ऐसे बनता है, डर डर लगता है ना, अभी टेस्ट आने वाला है, चैप्टर 1 टू 3 का मार्क्स नहीं आएँगे, तो ये 1 टू 3 का उस टाइम नोट्स बन जाता है और फिर टेस्ट दिया जाता है। ऐसे नहीं एक दिन में मैंने बना दिया और फिर जब थिंकर्स का टेस्ट आया, तो मैंने ऐसे ही थिंकर्स के लिए भी बना दिया। तो फिर वो पूरा ही 10 चैप्टर्स का कंपाइल हो गया। मैंने एक दिन बैठ के ये नहीं किया था। तो मेरे लिए फ़ियर सर बहुत काम करता था कि अभी टेस्ट है, टेस्ट देना है और उसमें नंबर लाने हैं और उसके लिए कुछ मेहनत करनी है और मैंने ये किया। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हाइलाइट करते हैं ज़रा गीतिका के नोट से, क्योंकि आखिर में सब कुछ इसी पे डिपेंड कर रहा था। गीतिका इसको बार-बार गो थ्रू करी थी। तो कुछ चीज़ें देखते हैं, क्या ख़ास है इसमें? यूनिट 2 सोशियोलॉजी एंड साइंस करके एक चैप्टर है, राइट? इसमें आप थोड़ा कंपेयर करके देखिएगा कि आपके नोट्स और इन नोट्स में क्या फ़र्क आ रहा है। साइंस की डेफिनिशन गीतिका ने दी है, ठीक है? और साइंस के कुछ फीचर्स रखे हुए हैं गीतिका ने अपने नोट्स में, सोशियोलॉजी साइंस नाम का चैप्टर जो है, ओके। फिर साइंटिफिक मेथड को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है अपने नोट्स में। साइंटिफिक मेथड के कुछ स्टेप्स भी लिखे हैं इन्होंने अपने नोट्स में। और फिर पॉजिटिविज्म पे गई हैं, पॉजिटिविज्म का डेफिनेशन दिया है, उसके पोस्टुलेट्स लिखे गए हैं और फिर पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म में फर्क लिखा हुआ है और पूरा एक्सप्लेनेशन जो है इनका उनके डिफरेंस के अराउंड घूम रहा है। इस पूरे अ, एरिया में, साइंस से लेके पॉजिटिविज्म तक में, आपको कितने थिंकर्स का नाम दिखा? एक भी नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि थिंकर्स नहीं लिखने, इसका ये मतलब है कि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उनसे ही अपना रजिस्टर भर लो। गीति का प्रॉब्लम क्या होती है मैक्सिमम बच्चों के साथ, और आई एम श्योर जो बच्चे देख रहे होंगे वो भी ये रियलाइज करेंगे कि उनका साइंस के अंदर ही 10 थिंकर होंगे उनके पास। बिल्कुल सर, इवन लोग चैट जीपीटी करते हैं कि 4 थिंकर बता दो। 4 थिंकर बता दो और वो थिंकर फर्स्ट आगे लिखकर उसके बाद फिर उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, एंड वो कहीं न कहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उन्होंने लिख लिया है। बिल्कुल सर। ठीक है? और इस चक्कर में जो डिमांड है वो गायब ही रह जाती है हमेशा। बट यहाँ पे गीतिका ने कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है, क्लैरिटी पे फोकस किया है। शी हैज़ given huge time on understanding the principles of science, the definition of science, not who defined science and how many people have defined science in different ways. So I feel principles आपके पास हैं अगर, then you know आपके पास फिर वो लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। वो क्रिटिकल लेंस डेवलप हो जाता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट कैन बी सेफली इग्नोर्ड। और आगे अगर भी देखें हम पॉजिटिविज्म में, ऑगस्ट कॉम्ट का नाम यहाँ पे आया है जाके, बाकी कहीं पे और कुछ नहीं है। नॉन पॉजिटिविज्म में अगर जाएं तो आई एम श्योर यहाँ मैक्स वेबर का नाम शायद कहीं होगा, सर इतना ही है, बस एमडब्ल्यू। इतना ही है, बाय एमडब्ल्यू। ठीक है। सो ये भी कितना अच्छी बात है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस दी है, इतनी इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। पर मैक्सिमम बच्चों के साथ ये उल्टा होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस ऐसे नाम को दे रहे होंगे और जो प्रिंसिपल्स है वो गायब होंगे, जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो नहीं पाती फिर। ओके, फिनोमोलॉजी पे जाते हैं। एल्फ्रेड शूट्स लिख लिया, चलो ठीक है। आगे फिर सीधा प्रिंसिपल्स के ऊपर बात की है और कितना डिटेल में बात करी है। वन मोर थिंग सर, यस, एग्जांपल्स हमेशा आप बोलते थे ऐसे यूनिट्स में एग्जांपल जरूर देने होते हैं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स डाले हुए हैं कहीं ना कहीं। काफी सारे सर के ही बताए हुए एग्जांपल थे। सो आई थिंक फेयर आइडिया तो लग ही गया है होगा यहाँ पे बच्चों को भी कि नोट्स कैसे बन सकते हैं। पेपर 2 का भी देख लेंगे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इफ यू कुड गाइड अस थ्रू यस। योर किनशिप दिस नोट्स। इज ऑल्सो अ सिमिलर प्रोसेस। मेरे गाइडिंग लाइट पेपर 2 के लिए क्रैश कोर्स था। मेरे पे सोर्सेज नहीं थे ज़्यादा पेपर 2 के लिए और पहले से ही मुझे बहुत डर लगता था पेपर 2 से कि ये तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया सर ने कि ये हो गया। और जैसे मैं इसका एग्जांपल दूँ तो B5 यूनिट है यहाँ पे, सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया। तो अगेन मैंने जब ये चैप्टर खोला, यहाँ पे मतलब
मतलब अब इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं है कि मैंने एक-एक यूनिट के अंदर जो सब यूनिट से नाम लिखा या फिर मैंने उनके पीवाईक्यू लिखे। जस्ट मुझे पता था अब जो मुझे याद नहीं रहता है या फिर जो मुझे एग्ज़ाम से पहले याद करना है, मैंने सिर्फ़ वही चीज़ें लिखी है। तो जैसे सर ने जॉइंट फैमिली का एक कांसेप्ट कराया था, जिसमें एएम शाह के बारे में भी बताया था, हाउसहोल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली का। तो ये कांसेप्ट मुझे पता था, इट कैन बी रिपीटेड इन एग्ज़ाम और ये शायद ये 23 या 25 में आया भी था। तो फिर मैंने डायरेक्ट ही जॉइंट फैमिली से स्टार्ट किया और आप अगर आप थोड़ा ऑब्ज़र्व करेंगे तो प्रोसेस सिमिलर है। यहाँ पे भी आप डेफिनिशन देखेंगे, डेफिनिशन के बाद फीचर्स देखेंगे, ये फीचर्स हैं। तो मैं काइंड ऑफ मिक्स मैच करती थी यहाँ पे फिज़िकल नोट्स की जस्ट एक फ़ोटो लेके यहाँ पे लगा देती थी ताकि सब कुछ एक जगह पे रहे। तो यहाँ पे जॉइंट फैमिली देन जॉइंट फैमिली के फीचर्स भी हैं और यहीं से एएम शाह का कांसेप्ट भी निकल के आ रहा है हाउसहोल्ड डायमेंशन ऑफ फैमिली कि कैसे हाउसहोल्ड का प्रोग्रेशन होता है, कैसे वो रिग्रेशन होता है और अल्टीमेटली अगर वो डिफरेंट डिफरेंट रह भी रहे हैं तो वो कैसे फिर भी जॉइंटनेस मेंटेन रहती है फैमिलीज़ की ऐसा एएम शाह बोलते हैं। तो वो एएम शाह को अब मैंने हर जगह इतनी बार नहीं लिखा है कि अच्छा वो ये कह रहे थे, अब एएम शाह ने ये बोला। एक बार उनका नाम मेंशन किया, देन इट इज़ ऑल अबाउट द कांसेप्ट। तो आप एक और चीज़ देखेंगे, तो मैं ना एक छोटा-सा ऐसे बॉक्स भी बना लेती थी कि मैं ये कंक्लूजन में लिख दूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है अगर आपने आंसर राइटिंग की होगी तो आपको पता होगा कि जब आप आंसर लिखते हैं आपको बिल्कुल नहीं टाइम लगता है कि हम सोचें कि इंट्रो में क्या लिखेंगे या कंक्लूजन में। तो जब हमारे यहाँ पे रेडिली अवेलेबल डेफिनिशंस या ऐसे कंक्लूजन्स होते हैं ना, मैंने डिफरेंट कलर में लिखा है, तो हम एकदम से वो माइंड क्लिक कर जाता है आंसर लिखते हुए कि अच्छा मैं ये कंक्लूजन डाल देती हूँ, ये इंट्रो डाल देती हूँ। बहुत ही सेकंड्स का फ़र्क होता है टाइमिंग का जब हम आंसर्स करते हैं। तो इस तरीके से जॉइंट फैमिली पे लिखा हुआ है। तो फिर ऐसे मुझे ये मतलब मेरा काफ़ी एनरिचमेंट बेस्ड होता था कि इसमें मैंने बहुत बार कुछ-कुछ ऐड किया होगा तब जाके ये बने। तो शायद ये चीज़ पहले नहीं थी। लेकिन मुझे एक अपने टेस्ट में एक कमेंट आया कि आपने यहाँ पे स्टडीज़ नहीं लिखी क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा था कि आप इस टॉपिक पे कोई केस स्टडी लिखिए। तो मैंने बाद में यहाँ पे पॉलिन कोलेंडा की स्टडी है, उनको सर ने किसी क्लास में कराया होगा, जस्ट फ़ोटो ली और यहाँ ऐड कर दी। आईपी देसाई का नाम लिख दिया। तो ये किसी सॉल्यूशन से या हैंडआउट से होगा। तो आप देख रहे हैं इट्स नॉट एन इवन प्रोसेस, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैंडआउट से हैं, कुछ चीज़ें मेरे नोट्स से हैं, कुछ क्रैश कोर्स से हैं, कुछ बेसिक सोर्सेज़ से हैं, तो ये सब चीज़ों का मिक्स एंड मैच था और जो भी ऐड ऑन होता रहता था, मैं इसी में डालती थी ताकि सब कुछ एक जगह रहे और जिस दिन एग्ज़ाम होता था, तो मेरे फ़ोन में ये सब नोट्स होते थे और मैं ज़ूम करके इनको विदिन 1 आवर, 1 एंड अ हाफ आवर सब कुछ गो थ्रू कर लेती थी और एग्ज़ाम अच्छा हो जाता था। बिल्कुल, आई विल टेल। मैंने पहला अटेम्प्ट 2022 में दिया था, ठीक है? तब तक तो निशित सर लाइफ़ में नहीं थे मेरी, तो तब तक तो नितिन सांगवानी चल रही थी। तो उसी के नोट्स बने हुए थे, ऐसे नहीं बुरे थे, ठीक थे मतलब इतने बुरे भी नहीं थे, पर उससे हो नहीं पा रहा था ज़्यादा कुछ। तो मैंने रैंडम टेलीग्राम पे कोई टेस्ट सीरीज़ फिर भी ले ली थी कि चलो मैं पहले अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उससे पहले कुछ लिख लूँ सोशियोलॉजी का। लेकिन वो क्लियर तो हुआ नहीं था। तो उसके बाद 22 के बाद भी मैंने वो नितिन सांगवान और इग्नू और इधर-उधर से कर रही थी। उससे क्या हुआ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि अच्छा ये सोशियोलॉजी होता है। अच्छे से तो तब भी नहीं आता था। तो 22 का मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। मैं सोशियोलॉजी के आंसर मैंने तभी भी लिखे थे। मैंने टेस्ट सीरीज़ कोई रैंडम ली थी। इट वाज़ नॉट अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट। तो टेलीग्राम से रैंडम टेस्ट सीरीज़, पीवाईक्यूज़ तभी भी वो मेरा कोर था और वो सांगवान के नोट्स मैंने जो बनाए थे खुद से। तो अगर आप इसमें एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें मैंने सांगवान के भी नोट्स बनाए थे। लोग उसमें हाइलाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्सट्रैक्ट करनी थी चीज़ें और वो शायद कुछ 1-2 चीज़ें इधर भी होंगी सांगवान की। तो उसके बाद 23 में मेरा पहला प्रीलिम्स था और वो निकल गया था लकीली। उस साल का तो टफेस्ट प्रीलिम्स था सर 23 वाला। तो उसके बाद जब वो क्लियर हुआ तो मैंने सर को कॉल किया था, जैसे मैंने बताया कि क्या करना है? सर ने क्रैश कोर्स जॉइन करने को बोला और क्रैश कोर्स जॉइन किया। तो 23 वाला अटेम्प्ट ऐसे गया सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। उसके बाद मेरा इंटरव्यू 12 नंबर से रह गया था। उसके बाद मैंने 24 का प्रीलिम्स दिया था और वो क्लियर नहीं हुआ था। बहुत बुरे नंबर से मैं फेल हुई थी 24 के प्रीलिम्स में बिकॉज़ माय मेंटल स्टेट वाज़ नॉट वेरी राइट आफ्टर 23 फेलियर। तो उसके बाद मैंने सर को कॉल किया था दैट आई वांट टू जॉइन द इवैल्यूएशन एंड विदिन अ सेकंड सर सेड येस ऑफ कोर्स यू कैन जॉइन। तो फिर मैंने इवैल्यूएशन किया और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई और टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा खुद से नहीं पढ़ा था उस साल सोशियोलॉजी। मैं इवैल्यूएशन से ही एनालिसिस करती थी कि अच्छा उस टाइम मतलब बैक ऑफ द माइंड करती थी, कुछ इस पर्सपेक्टिव से नहीं कि अब मैं आगे जाके ऐसे करूँगी, बट वो बैक ऑफ द माइंड चलता जा रहा था कि ऐसे करना होता है। फिर दोबारा 25 का प्रीलिम्स निकला, उसके बाद मेरा उत्तर प्रदेश का यूपी पीसीएस का मेंस भी था, तो 1 महीना पूरा उसमें गया।
तो ये वाला जो मेरा मेंस था 2025 का वो करीब-करीब मुझे डेढ़ महीना ही मिला था और उस डेढ़ महीने में मैंने सिर्फ़ सोशियोलॉजी किया था क्योंकि 1 महीना प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद मैंने कुछ सोशियोलॉजी टच भी नहीं किया। मैं उधर मेंस दे रही थी, उसका भी अभी इंटरव्यू शेड्यूल्ड है 20 मार्च को, बट अब नीड नहीं पड़ेगी देने की। तो मैंने सिर्फ़ क्रैश में आई इधर और मैंने टेस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 6th टेस्ट मैंने 11 अगस्त को यहाँ सबमिट किया था और कुछ ही 1-2 हफ़्ते 1 डेढ़ हफ़्ते में एग्ज़ाम था और फुल लेंथ मैंने इस बार नहीं लिखा था, टाइम नहीं लगा था, पर मैंने उसको ब्रेनस्टॉर्म कर लिया था। तो इस तरीके से मेरी सोशियोलॉजी की टाइमलाइन रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट से आपका कोई डाउट? LK, हाय मैम, इज इट पॉसिबल, इफ पॉसिबल डू शेयर हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स? ओके, तो ये तो हमने एड्रेस कर लिया। LK, AS सर, काइंडली शेयर द शॉर्ट नोट्स PDF इन ग्रुप। श्योर आई विल डेफिनेटली, डेफिनेटली। Samsung SM, ma'am, when we start making short notes, sometimes it looks we are writing too many things. So should we start making notes after multiple readings? ये बहुत लोग बोलते हैं कि हम रीड कर रहे हैं। मैं लाइब्रेरी में भी थी तो सब रीड करते थे, ऐसे एक बुक रीडर आता है ना उसको खोल के ऐसे बैठ के रीड करते थे। और मतलब आई एम नॉट अपने आप को ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ बट मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहता था, तो मैं राइट करती थी। तो राइटिंग ज़्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होती है। मैं रीड करते-करते भी राइट करती थी, उससे माइंड में इंग्रेन हो जाती है चीज़ें आपकी। तो मल्टीपल रीडिंग नहीं, मल्टीपल राइटिंग के बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये अच्छा पॉइंट आपने बोला, मल्टीपल राइटिंग के बाद शॉर्ट नोट्स। मल्टीपल राइटिंग इन द सेंस मल्टीपल नोट्स। मल्टीपल नोट्स के बाद ही ये शॉर्ट बिल्कुल, नोट बनेंगे, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ओके, ये तो ज़रूर, इसके लिए पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अ, एक ही बार नोट बनेंगे आपके, कई बार आपके नोट्स रिफाइन होंगे। और वो रिफाइनमेंट कैसे होता है? मेरे को लगता है पर्सनली, टेस्ट देने से रिफाइन होता है। टेस्ट देने के बाद आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि मेरे नोट्स में ये सब था बट स्पेस तो उतनी मिली नहीं, टाइम उतना मिला नहीं, यानी आई नीड टू कट डाउन। और कट डाउन, क्या कट डाउन करें? क्या प्रिंसिपल्स ही कट डाउन कर दें, जो उसका एसेंस है? या फिर उन प्रिंसिपल्स को लिखने का सेंटेंस थोड़ा शॉर्ट करें? ये जो स्ट्रगल है, ये आप अपने साथ खुद ही समझोगे और जानोगे जब आप टेस्ट लिखना शुरू करोगे, मतलब। और टेस्ट के बाद फिर लूप क्लोज होता है और नोट्स और शॉर्ट हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली द वे टू गो अबाउट इट। मैम, इज ऑनलाइन नोट मेकिंग बेटर फॉर शॉर्ट नोट्स? डज़न्ट मैटर, रियली डज़न्ट मैटर। अब मेरे पे था सब्सक्रिप्शन और टैब भी खरीद लिया था मैंने इवैल्यूएशन करके तो मैंने बना लिए, नहीं तो 23 में मैंने तो ऑफ़लाइन ही बनाए थे। इवन ऑफ़लाइन भी नहीं, एक टेलीग्राम पे अपना ही ग्रुप बना लिया था सिंगल मेंबर का जो होता है और वहाँ सारे कीवर्ड्स लिख दिए थे। तो वो इतनी बड़ी लिस्ट थी और एग्ज़ाम से पहले मैं उन्हें एक बार देख लेती थी, तो एनीथिंग वर्क्स। हाँ, मतलब कि फॉर्मेट तो इतना फर्क नहीं बिल्कुल, पड़ता, बस ये कि ऑनलाइन में एडवांटेज है, कुछ एडिट कर ऐड सकते हो। ऐड, डिलीट कुछ भी कर सकते हो आप राइट। ऑनलाइन में। अच्छा, और है रजत। Hello, ma'am. You said you did enrichment to your notes. What sources did you use and what kind of addition did you do? Was it about more thinkers or more concepts? ये ना एनरिचमेंट का लोगों को लग रहा होगा मैंने बहुत ही टेस्ट सीरीज़ देख के फिर एनरिच कर लिया होगा। मैंने ट्राई भी किया 24 में जब नहीं हुआ, पढ़ने की कोशिश की और मैंने कुछ मार्केट के फेमस इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस भी मैं लेके आई, अपनी लाइब्रेरी में रखे। रीड करने का ट्राई किया, वो हो ही नहीं पा रहा था, काफ़ी बल्की थे। तो मैंने वो सब को साइडलाइन किया और जो सर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो हैंडआउट प्रोवाइड करते हैं, प्लस जो क्लास प्रोवाइड करते हैं, उन सब से ही मैंने एनरिचमेंट किया लेयर बाय लेयर। जैसे अब अ, क्रैश कोर्स की क्लास से अगर नोट्स बना लिए, उसके बाद जब सर ने कोई हैंडआउट पोर्टल पे डाल दिया, तो उससे कुछ तो कीवर्ड्स होंगे ना जो और अच्छे होंगे, जो क्लास में डिस्कस नहीं हुए, वो भी डाल लेती थी। उसके बाद जब मैंने टेस्ट दिया जो यूनिट 1, 2, 3 का था, उसमें कुछ और अच्छे कीवर्ड्स मिल गए या कुछ ऐसा इंट्रो या कुछ कंक्लूजन मिल गया, वो भी डाल देती थी। तो नोट मेकिंग इज़ ऑलवेज़ पर्सन स्पेसिफिक। आप खुद से ही बनाएँगे तो सीखेंगे कि कैसे बनता है। गीतिका, एक चीज बताओ कि नोट मेकिंग कब रोक दें हम? मतलब सपोज करो मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, टॉपिक है सर्टिफिकेशन, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सर्टिफिकेशन पढ़ लिया। कहाँ जाके मैं रुक जाऊँ और सोच लूँ कि इसके आगे मुझे और कुछ ऐड नहीं करना, चाहे मार्केट में कुछ भी आ जाए? सर वो जब पॉइंट क्या होता है? स्ट्रैटिफ़िकेशन पे एक टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन आया और उसमें अगर वो 20 मार्क का है, उसमें 12 नंबर मिल गए, तो आप सोच सकते हैं कि अब रुक सकते हैं हम उसमें, मतलब और अगर 11 सफिशिएंट मिले तो? मतलब वो तो हम इवैल्यूएटर हम भी करते थे 11, साढ़े 11, 12 वो रेंज में ही रहता है। लेकिन हाँ,
ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता, एग्ज़ाम के ज लाइक 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, आप तब रोक सकते हैं एनरिचमेंट को करना कि नहीं, नहीं अब मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। जैसे इसमें अब मैं कुछ ऐड थोड़ी ना करूँगी जब मैंने ये बना लिया और एग्ज़ाम को अब 1 हफ्ता ही बचा है। तो ये ही है कि जो अब जो बीच के 5 दिन होते हैं, उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं होता था, इन्हीं को ही बार-बार पढ़ा जाता था। ठीक है। अच्छा, मैम दिस ईयर पेपर 2 वेंट बैड बिकॉज़ ऑफ जेनेरिक क्वेश्चंस एंड सम वेरी अप्लाइड क्वेश्चंस, हाउ टू टैकल पेपर 2 इफेक्टिवली? लग तो मुझे भी रहा था कि पेपर 2 पता नहीं क्या ही पूछ लिया, इस साल का तो एकदम ही रैंडम था। पेपर 1 तो स्ट्रीमलाइन था। तो मैंने सेम तरीका ही अपनाया था एग्ज़ाम देते हुए कि अगर जो जनरल क्वेश्चन है उसको जनरली ट्रीट करना है, उसमें एकदम दिमाग नहीं लगाना कि अब मैं इसमें ऐसा क्या डाल दूँ जो सोशियोलॉजिकल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है क्योंकि जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना सब सोशियोलॉजी ही है। हुँ, एज़ ही रिपीटेड ऑलवेज़ एवरीथिंग इज़ सोशियोलॉजी। हुँ। कुछ भी थिंक करके प्रेशर नहीं लेना, जनरल क्वेश्चन को जनरल आंसर देना है। नहीं, ये बात तो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अ, ऐसा होता है ना कि कभी-कभी हम हमारे दिमाग में सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई कोई नाम थिंकर कोई नाम होना और फिर चाहिए। कोई स्टेटमेंट, बिल्कुल। ओके। और जबकि बात सिंपल सी है कि सोशल साइंस में इट्स नॉट ओनली साइंटिस्ट हु इज इम्पोर्टेंट, इट इज द प्रिंसिपल्स व्हिच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि साइंस है इवेंचुअली एज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वी आर नॉट सो ऑब्सेस्ड विद आइंस्टाइन, न्यूटन, उनका नाम लिखेंगे बार बार, है ना। वी आर कंसर्न्ड अबाउट प्रिंसिपल्स। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे फिजिक्स में, वो मंकी और वो रोप वाला जो केस स्टडी होता है, उसमें हम कहाँ आइंस्टाइन न्यूटन का नाम लिख रहे हैं। वो तो हम बस सॉल्व कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स अगर हमें क्लियर है। यहाँ पे द इशू इज, क्वेश्चन है सिंपली पेट्रियार्की पे, और पेट्रियार्की कैसे समाज में डेवलपमेंट स्क्यूड करती है या फिर इनइक्वालिटी कैसे कॉज करती है। वहां पे हमारे लिए उस टाइम प्रेशर दिमाग में हमें सिल्विया वॉल्बी का या सिमोन डी बुआ का, आन ओकली का नहीं लेना है। उस टाइम प्रेशर हमें लेना है कि पेट्रियार्की डेवलपमेंट स्क्यूड कैसे करती है, मैं डेवलपमेंट को किस किस इंडिकेटर से खोलूंगी और क्या क्या सोचूंगी डेवलपमेंट इन इन पॉइंट्स में स्क्यूड दिख रहा है। शायद मुझे पॉलिटिकल जो डोमेन है समाज का उसकी बात करनी चाहिए, मुझे एजुकेशन का डोमेन है उसकी बात करनी चाहिए, मुझे वर्क प्लेस का डोमेन है उसकी बात करनी चाहिए। ये नहीं कि सिल्विया वॉल्बी का सोचती हूँ या फिर सिमोंडी बुआ का सोचती हूँ, नहीं, सवाल का सोचो। जब आप सवाल का सोचोगे और जवाब जब निकलेगा, निकलने के बाद फिर बाद में थिंकर का नाम कहीं ब्रैकेट में डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ही थिंकर सोचोगे, यू विल नेवर देन बी एबल टू राइट आंसर और एड्रेस द डिमांड। ये बात पक्की है, ठीक है। बिल्कुल। तो जनरल क्वेश्चन जैसे अभिषेक इस बार पेपर 2 में काफ़ी सारे थे, और इनफैक्ट यही चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना कि जनरल क्वेश्चन जब लगे, तो आंसर आप जो भी लिखोगे, वो बस डिमांड के अकॉर्डिंग हो, उतना ही हम ध्यान रखें। भले ही वो आंसर जनरल लगे, वो आपका लिखा हुआ जनरल उस स्टेज का भी किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ी सोशियोलॉजी होएगी वो। आप जब मेंस तक पहुँचते हो और आपको जब लगता है कि आपने जनरल लिखा, आप उस बच्चे से पूछो जिसने भी तैयारी शुरू नहीं करी, उसके लिए वही सोशियोलॉजी थी। सो ये जनरल और ये सोशियोलॉजी इज़ ऑल वेरी सब्जेक्टिव थिंग। इम्पोर्टेंट है कि हम डिमांड एड्रेस करें, और उसी को बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, इम्पोर्टेंट वो है। अगला क्वेश्चन है, iPad got it, but what happened like that we start note making, but process is not continued for all the topics. So how to overcome it? जब प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है नोट मेकिंग का, शुरू मतलब तो कर लिया बट कंप्लीट नहीं किया। यही तो इश्यू है, उसको कंप्लीट करना है, यू हैव टू ट्राई टू डू इट। जो मैंने प्रोसेस बताया वो हमें हर एक टॉपिक के लिए करना है। कुछ 2 ढाई 3 महीने लगता है इस प्रोसेस को, आपका एक रजिस्टर बनने में। किसी को कम भी लग सकता है, किसी को ज़्यादा भी, बट एवरेज ऐसे ही होता है। तो जब हम मतलब जो अभी का टाइम है हम तब यूज़ कर सकते हैं, अभी तो हम प्रीलिम्स की तैयारी पे शिफ्ट हो गए होंगे। लेकिन जब प्रॉपर हमारे पास 2 ढाई 3 महीने होते हैं, हमें ये प्रोसेस करना होता है और उसको छोड़ना नहीं होता है। इवन इफ यू आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं हो पाएगा या लाइक इट्स टू मच, इट्स टू ओवरवेलमिंग, ये क्या हो रहा है, इतना मैं नहीं कर पाऊँगा या रिप्रोड्यूस ही करे जा रहा हूँ मैं तो बार-बार सेम चीज़ें। तो आपको उस टाइम पेशेंस दिखानी है अगेन, और आपको हर हर एक टॉपिक के लिए जो भी सिलेबस में दिया है उनको भी करना है, एंड इवन कुछ टॉपिक्स जो पीवाईक्यू में आए हैं बट सिलेबस में नहीं है, हमें उन्हें भी करना है। तो वो सब करना ही पड़ेगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। गीतिका, आपने सारे चैप्टर्स के लिए बनाए थे? बिल्कुल सर, सारे चैप्टर्स के लिए? बिल्कुल चैप्टर। नाइस।
And ma'am, I gave this year's mains and my optional preparation was quite haphazard. That's why I joined Sir's crash course and have completed it. What should be my strategy going forward before prelims and after prelims for mains? मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। ये कह रही हैं कि अब प्रीलिम्स के आने तक मुझे अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? रिगार्डिंग सोशो पूछ रहे हो या फिर इन जनरल आप पूछ रहे हो रजत? अभी तो लाइक इट्स मार्च तो हुँ, एग्ज़ाम को कम टाइम है। अगर मैं होती तो इस टाइम पे मैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन पे फ़ोकस करती। हुँ। मेरा ऑड इवन में ही प्रीलिम्स निकलता था। फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में हो गया, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में हो गया। तो मेरा थोड़ा रहता था, मैं प्रीलिम्स पे करती। आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। इफ यू आर वेरी गुड एट इट अभी आप ऑप्शनल कर सकते हैं कुछ टाइम और 15 दिन और। लेकिन अगर आपका वीक एरिया है तो आप प्री करिए अभी। येस, डेफिनिटली। प्रीलिम्स के बारे में बात हाँ, कर बिल्कुल सकते करो ना। प्रीलिम्स के लिए जीएस का भी क्योंकि आने वाला टाइम तो उसी का है हैं। प्रीलिम्स का। बिल्कुल। उसके बिना सोशियोलॉजी कैसे लिखेंगे बच्चे? बिल्कुल ठीक बात है। प्रीलिम्स के यार 7 सब्जेक्ट होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, अ, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडाइवल कल्चर, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। ये 7 हो गए और यही 7 पिलर्स होते हैं अपने प्रिपरेशन के। तो सबसे पहले तो हम स्टैटिक को करेंगे। सबको पता है स्टैंडर्ड बुक्स आप सब वही कर रहे होंगे, लेकिन वो कैसे करने हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको शायद बिलीव नहीं होगा ऐसे ही नोट्स मेरे लक्ष्मीकांत के भी बने हुए हैं। तो इट फील्स अनरियल लेकिन बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी लक्ष्मीकांत उसमें रिप्रोड्यूस हो गई है। उसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई हुआ कि ऊपर इमरजेंसी लिखा, यहाँ 3 कॉलम बनाए नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर आर्टिकल लिखा, उसका फंडामेंटल राइट पे क्या इम्पैक्ट होता है वो लिखा। तो अगर आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, हर चीज़ का क्रक्स यही है। ऐसे ही प्रीलिम्स को भी क्लियर किया है। तो उससे क्या होता था जब एग्ज़ाम का दिन है और मान लीजिए मुझे पता है मेरा पॉलिटी का इमरजेंसी वीक है, तो एक बार मैं बस नज़र घुमाऊँगी उस चार्ट पे एंड लाइक विदिन 3 मिनट्स इमरजेंसी खत्म हो जाएगा और मुझे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नोट्स अगर आप कंफर्टेबल है तो बनाइए। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। अगर आप बुक्स वाला प्रोसीजर पूछना चाहते हैं वो थोड़ा मुश्किल है। मैं एक बार बुक पढ़ती थी, उसके बाद मैं सिर्फ़ नोट्स ही पढ़ती थी अपने। तो इसीलिए शायद जब कब कोई बोलता था कि कल पॉलिटी का टेस्ट है तो मैं 1 दिन में प्रिपेयर कर सकती थी उसको अपने नोट्स को सारे। तो वो पहले फिज़िकली थे 23 वाले अटेम्प्ट में अब डिजिटल हो गए थे इस टाइम पे। तो मेरे लाइक एवरी सब्जेक्ट के पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने विवेक सिंह की थी, वहाँ से भी मैं सर एक्सट्रैक्ट करती रहती थी चीज़ें कि बस मिनिमाइज़ कर लूँ और मैं सब कुछ दोबारा से पढ़ लूँ। और कुछ अगर स्पेसिफिक है प्रीलिम्स के लिए तो वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सब्जेक्ट तो वही है यार जो मेन है, एक हमें पॉलिटी तो करना ही करना होता है और फिर हमें इकोनॉमिक्स के वेटेज ज़्यादा उधर करना होता है, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को साथ में करना होता है। सारे ही 7 पिलर्स इम्पोर्टेंट हैं, कुछ आप पे छोड़ने को कुछ नहीं है। साइंस और एनवायरनमेंट के लिए करंट अफेयर पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रीलिम्स में, जितना मॉक हो सकता है दीजिए। मॉक देना मतलब हर कोई देता है शायद यहाँ ओआरएन में रह के, जितने भी ओपन टेस्ट है चलो देने चलते हैं, मैं भी जाती थी। लेकिन मैं एक और ऐड ऑन फैक्टर करती थी कि मैं उसको एनालाइज़ करती थी। मैं मॉक दे के आई हूँ, मेरे नंबर जितने भी आए हैं, चाहे वो 100 आए हैं या 50 आए हैं, मैं लेके बैठती थी क्वेश्चन पेपर, सॉल्यूशन और एक नोटबुक या फिर गुड नोट्स। तो जो भी मेरा गलत हुआ है या फिर जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं थी, वो मैं लिखती थी और मैं उसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करती थी। तो एक्सप्लेनेशन करना किसी भी टेस्ट की बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रीलिम्स में। गीतिका, जो बच्चे अब तैयारी करना शुरू करेंगे लाइफ में पहली बार, ठीक बिल्कुल। है? आप उनको क्या बताना चाहोगे कि ये तो बिल्कुल मत करना क्योंकि आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस पूरी प्रिपरेशन में। कुछ लर्निंग्स ऐसी रही होंगी जो आपको लगता होगा कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल। इन रेट्रोस्पेक्ट। तो वो क्या है जो बच्चों को पहले ही पता चल जाए कि ये ना करो? सबसे पहले तो सबसे जा के एडवाइस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने किसी से नहीं ली थी और मेरे साथ वालों ने बहुत सारे लोग हैं जो हर किसी के पास जाते थे कि अगर किसी का प्री भी क्लियर हो रहा है, आप बता दो, आप बता दो, आप बता दो। कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता है, आप खुद को ही बता सकते हैं जर्नी के थ्रू कि आप कैसे बेटर होते जाएँ। आप थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं लेकिन हर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रेफ़र करने की, डिफरेंट सोर्सेज़ पे जाने की और उससे डरने की मेरे मेरे इतने सारे सोर्सेज़ नहीं हैं। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर बोला है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करनी है, प्रीलिम्स के लिए तो वही करनी है। अगर आपने सोचा है इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह करनी है, तो वही करनी है। अगर आपने एनवायरनमेंट के लिए शंकर सोची है, तो वही करनी है। आपको फ़ियर मॉन्गरिंग में नहीं जाना है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ।
एक चीज़ करो उसको बार-बार करो। मेरी फ्रेंड आज सुबह ही पूछ रही थी कि यार मतलब प्रीलिम्स के लिए क्या करती थी तू? तो मैं बोलती थी मैं एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स करती थी। तो उसने बोला कितने मल्टीपल टाइम्स? तो ऑल्दो मैं बताना नहीं चाहती हूँ पर वो अब तक तो हो गया होगा 40-50 बार। तो वो मल्टीपल आपको करना पड़ता है। जितने मल्टीपल बार आप करते हैं ना वो आपके इनग्रेन्ड हो जाता है। कि आपको कोई रात को उठ के भी पूछे ना बता दो इमरजेंसी का आर्टिकल तो आप एकदम बता दो मतलब उसमें आपको सोचना ना पड़े कि क्या होता था यार। तो ऐसे मल्टीपल टाइम करते रहोगे तो हो जाएगा। स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान दो और करंट के लिए अगर आप पे टाइम नहीं है तो आप मैगज़ीन्स कर सकते हैं। ओके, यस। लाइक कंट्रोल बिकॉज़ यू आर लाइक प्लेइंग सेकंड टाइम आपके लिए ईज़ी होता था। बिल्कुल, जब आप पहले बार देख के पे हो, एक्सपीरियंस नहीं किया, इवन यू आर नॉट श्योर तब हम एक सीख लेगा, बिल्कुल, नहीं सीख लेगा। बिल्कुल। एंड व्हेन यू गेटिंग टू द मेंस प्रेप और आपके पास अभी जैसे आज से दिन है, उसमें भी प्रीलिम्स का रिजल्ट के 10 दिन निकाल दो, फिर बिल्कुल, 70 और 70-75 डेज में हाउ डू यू प्रायोरिटाइज? लाइक फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत एक्सपीरियंस। बिल्कुल। उसमें 2 ही चीज़ें हैं हमारे पास जीएस और ऑप्शनल। एसए से ऑल्दो मुझे बहुत डर लगता था तो उसको मैं हर 10-15 दिन में एक बार देख लेती थी। तो जीएस और ऑप्शनल 2 चीज़ों को मैनेज करना है। तो मैं क्या करती थी, अगर मैंने 3 दिन जीएस किया और उसका एक टेस्ट दे दिया, तो मैं एक ब्रेक लगाती थी जीएस पे और ऑप्शनल पे शिफ्ट होती थी। फिर 4 दिन ऑप्शनल पढ़ के उसका एक टेस्ट दे देती थी। अब मुझे लग रहा है मैं बहुत दिन से ऑप्शनल कर रही हूँ, जीएस लैग हो रहा है। तो मैं फिर से ऑप्शनल पे ब्रेक लगाती थी, जीएस पे शिफ्ट होती थी। तो इट वाज़ लाइक अ मिसमैच सॉरी इट वाज़ लाइक अ बैलेंस दोनों चीज़ों को करना और आप उसी से बेटर कर वन सकते हैं। सब्जेक्ट 1 चीज़ है, मैं 2-2 चीज़ नहीं कर पाती थी। मैंने ट्राई बहुत किया, हो नहीं पाता था वो। अच्छा ऐसे ओके। थॉट आने लगे तो फिर तो डिप्रेशन ही हो जाएगा, इतना नहीं सोचती थी मैं। मैं लिखती थी ऑब्वियसली जब मैंने टेस्ट 1 लिखा होगा तो कितने लोगों के मेरे से अच्छे नंबर आए होंगे। तो मैंने बैठ के एकदम डिप्रेस्ड होके सोचा नहीं कि शिट अब क्या हो गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। ऐसा नहीं होता था, मैं बस देती थी और मुझे पता था मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लूँगी। यहाँ पे जो कमेंट्स आए हैं सर को कॉपी दिखा के कि क्या इश्यूज़ है, तो कर लेती थी और दोनों जीएस और ऑप्शन को साथ में लेके चलती थी। इन टेस्ट तो किया टेस्ट किए ओके। और उसके बाद हमने डैम किया और अभी का टीम्स हुआ टीम्स के बाद जिसमें हमने क्रैश कोर्स किया था तो उसकी अप्रोच क्या होती है उस क्रैश कोर्स को कैसे अप्रोच करो पहले तो पूरी क्लासेस देखो क्रैश कोर्स की। मैं तो ऑनलाइन देखती थी और टाइम नहीं होता था तो सर थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं, मैं 2x पे भी देख लेती थी। तो पर वो भी मैं बहुत कंसंट्रेशन से देखती थी और उसके नोट्स बनाती थी। क्रैश कोर्स को डिलिजेंटली देखो और मैं ना एक गो थ्रू में एक वेब सीरीज़ की तरह नहीं देखती थी। जैसे अगर यूनिट 1 टू 3 का टेस्ट है, यूनिट 1 टू 3 की क्लासेस देखी और ट्राई करती थी जब मैंने कभी भी टेस्ट तो उसी दिन लिखा ही नहीं अगर जिस दिन शेड्यूल है, लेकिन बहुत ही प्रेशर बिल्ट होता था, तो उसके 2 से 3 दिन के अंदर मैं लिख देती थी टेस्ट सोशियोलॉजी का। तो मैंने क्रैश कोर्स की क्लास देखी, उसके शॉर्ट नोट बनाए, उसे रिवाइज़ किया, टेस्ट दिया और ये रिपीट पे चलता था। सोशो की सर से ली थी। नए सॉल्यूशंस पढ़ते थे बिल्कुल, बिल्कुल मैंने सारे सॉल्यूशन करे हैं और इवन सॉल्यूशन ही नहीं है, टेस्ट की जब टेस्ट हो जाता है तो सर एक क्लास भी लेते हैं और टेस्ट डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें बताते हैं, उसे भी करती थी। अच्छा गीतिका, एक ना ये भी होता है डिस्कशन जो होता है टेस्ट का, बच्चों को कभी-कभी लगता है कि आंसर पढ़ लेते हैं। हुँ। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है उस टाइम, राइट? देन व्हाई डू यू थिंक डिस्कशन कुड बी वॉच्ड इफ आंसर्स आर ऑलरेडी देयर? अगर आप बोलेंगे ना कि मतलब आंसर राइटिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई आपकी? तो मैं मतलब आपको ज़्यादा लगेगा बट मैं टेस्ट डिस्कशन को एक क्रेडिट देना चाहूँगी। उसमें ना आपको बताया जाता है कि आंसर्स लिखे कैसे जाते हैं। तो मैंने वो सेम फ़ॉर्मूला ना जीएस पे भी अप्लाई किया था कि अच्छा ऐसे इंट्रो लिखा जाता है कि आप डेफिनिशन लिख दीजिए कीवर्ड उठा के। आप बॉडी के लिए एक पहले एक हेडिंग बनाइए, फिर सब हेडिंग बनाइए और उसमें पॉइंटर्स लिखिए। फिर आप जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसकी हेडिंग बनाइए, फिर पॉइंटर्स लिखिए, फिर कंक्लूजन लिखिए। तो हुँ। ये एक एक टेस्ट डिस्कशन देख के आपके इनग्रेन नहीं होगा। लेकिन जब आपने मल्टीपल बार देख ली और आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सर के साथ बैठ के, सर के साथ क्लास में सुन के, तो आपके दिमाग में एकदम घुस जाएगा कि अच्छा ऐसे हमें आंसर लिखने होते हैं और ये ग्रेजुअली आपका इम्प्रूव हो जाएगा। Following same as more focus on static part, but initial notes making taking time. But as you mentioned before, pre it will be helpful, so should continue that. या डेफिनेटली आप वो कंटिन्यू ज़रूर करिए नोट मेकिंग को, बीच में मत छोड़िए उसको। बिल्कुल, और अगर वो ड्रॉप हो जाता है अभी के लिए तो आप प्री के बाद जो आपको गैप मिलता है रिजल्ट आने से पहले, उस रिजल्ट को आप
उस गैप को आप यूटिलाइज़ करो इन मेकिंग दोज़ नोट्स व्हिच आर येट टू बी कंप्लीटेड। और सर ये नोट्स 1.5 महीने के अंदर ही बने हैं विद टेस्ट सीरीज़, मतलब ये नोट्स भी बने हैं और टेस्ट भी दिए गए हैं। हाँ जी। यस, विदिन नॉट इवन 2.5 मंथ्स में मिले थे, क्योंकि मेरा 1 महीना यूपी में चला गया था, यूपी मेंस में। ये 1.5 महीने के अंदर ही नोट्स भी बने हैं और टेस्ट भी दिए गए हैं। मैंने भी पहले प्रिपेयर नहीं किए थे, बाद में ही प्री के बाद किए थे, लेकिन एक बेसिक नोट थे मेरे पास, 1-2 रजिस्टर थे। टाइम क्रंच में देखो मैम ने 1.5 महीने में ही बना लिया। अब कई लोग को 1 साल लग जाता है पूरा तो भी नहीं बनाते। बट वो है कि टाइम जब कम होता है तो फिर बिल्कुल प्रेशर आता है। सब कुछ सीख जाता है इंसान। हाँ जी। हुँ। व्हाट मेक्स डिफरेंस बिटवीन कोई डिफरेंस नहीं यार, मैं भी यहीं बैठी होती थी यहाँ पे क्रैश कोर्स की क्लास लेने के लिए। हाँ? पता कैसे चलेगा कि अपन अलग करेंगे एक्सपीरियंस से रैक कुछ अलग नहीं करना है, जो डिफाइंड पाथ है उसको फॉलो करना है, सबको पता होता है, पढ़ना है, पढ़ो बैठ के, नोट्स बनाओ, टेस्ट दो, सॉल्यूशन करो, क्लासेस देखो एंड दैट्स इट, कुछ अलग करना नहीं है हमें। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट और यूनिक कि मैंने कुछ रॉकेट साइंस कर दी और ये हो गया है। मैं बहुत टाइम से कर रही थी, 23 का मेंस भी मैंने इतनी शिद्दत से दिया था जितना मैंने 25 का दिया है, और 25 के मेंस में तो मेरी तबीयत भी काफ़ी खराब थी सर, 1 दिन पहले ड्रिप लगती थी, फिर मैंने एग्ज़ाम दिए। हुँ। ऐसे-ऐसे करके चीज़ें होती थी। तो कुछ अलग नहीं किया है, जब आपकी मेहनत और आपकी किस्मत दोनों मिल जाती हैं, तब रिज़ल्ट आ जाता है, और कुछ प्रेशर नहीं लेना है कि होना ही चाहिए। एक चीज़ जो मैं अपने आप को बार-बार बोलती थी किसी भी एग्ज़ाम से पहले, और मैं अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ कि यार ऐसा ऐसा बोलते हैं कि लेट्स ट्राई, करके देखते हैं होता है या नहीं। और लेट्स ट्राई को लाइटली नहीं लेना है कि यार कोई बात नहीं, छोड़ो, कैजुअली एग्ज़ाम को ले लिया। अपने आप को प्रेशर रिलीज़ करने के लिए बोलना है कि चलो मैं करके देखता हूँ या करके देखती हूँ, क्या पता हो जाए। तो इस तरीके से सर मैं प्रेशर नहीं लेती थी एग्ज़ाम का। और ये तो आप बिल्कुल मत सोचो कि बाकी लोग भी कर रहे होंगे तो फिर मैं सबसे अलग कैसे होऊँगा। जैसे हिंदू सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब मैं अलग होने के लिए उनसे दैनिक जागरण पढ़ लूँ, ठीक है? तो इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा, राइट? ये स्टेटमेंट ही एकदम फ्लॉट सी लग रही है। अब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेते हैं बट बाद में पता चला मुझे शाम को कि यार इंडियन एक्सप्रेस भी कई लोग पढ़ रहे हैं। हुँ, हुँ। तो अब ऐसे तो अगर हम चलेंगे लाइफ में कि बाकी लोग भी वो कर रहे हैं तो फिर मैं भी कैसे अलग हो जाऊँ उनसे? तो अलग आप अ, क्या कहते हैं, कुछ अलग सोर्स रेफर करके नहीं होगे। अलग बिल्कुल, होगे आप सेम सोर्स को उसके साथ एंगेज होकर, बिल्कुल। क्योंकि वो एंगेजमेंट गायब है। अटेंशन का बहुत बड़ा ना आज की डेट में डेफिसिट है। आज जब वीडियोस भी आप देखते हो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद हम स्वाइप राइट करते हैं या फिर ऊपर नीचे जाते हैं कि यार ये तो अटेंशन डेफिसिट है। जिसने उस एक डिफाइंड सोर्स के ऊपर एंड टू एंड काम कर लिया और उसको इंटरनलाइज कर लिया, ना सिर्फ फ्लिप किया बट इंटरनलाइज किया, he is going to be different from everybody else because many other students are just collecting things, flipping through things, and getting anxious as to how would then no short notes would be made, which is another struggle for them since they have already accumulated a lot of sources. So better to just stay confined to limited area, internalize it, and then make short notes out of it. That is how you will be different. जितना आपके पास है ना उसी से शॉर्ट नोट्स बनाएँ, बहुत ऐसे नहीं कि आप 10 सोर्स रखेंगे फिर शॉर्ट नोट्स बनेंगे। मेरे पास सिर्फ क्रैश कोर्स था, उससे मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर मैं ये सोचती कि यार क्रैश कोर्स तो हर बच्चा कर रहा है क्लास में, मुझे कुछ अलग करना चाहिए और मार्केट से मुझे कोई और टीचर के लेके आनी चाहिए, उससे बनाऊँगी, तो शायद ये ना हो पाता। जो आपके पास है अवेलेबल, जो आपने बार-बार पढ़ा है, लिखा है, उसी के नोट्स बनाएँ, एनरिचमेंट चलता रहता है एग्ज़ाम टाइम तक। ठीक है गाइस, सो बस एक क्वेश्चन और ले लेंगे लास्ट, देन वी विल कंक्लूड द सेशन। ओके, आई कांट हियर यू। सीसर नहीं था मेरे लिए हर्डल, मेरा मैथ्स थोड़ा ठीक-ठाक था, तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बता पाऊँगी। हाँ जी। नितिन सामान आपको कितना हेल्प करा इसके लिए? सांगवान ने ना मुझे थोड़ी डेफिनिशंस, कीवर्ड्स वगैरह दे दिए थे, उससे मेरा हो गया था कुछ भी। लेकिन अगर आपने कहीं से कोचिंग की है या आपके पास क ब फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ से फाउंडेशन किया है तो आपको कुछ नहीं करना। मैं तो बल्कि जब क्रैश कोर्स करती थी तो मैं अपने आप को डाँटती थी कि यहाँ से फाउंडेशन क्यों नहीं किया मैंने? अगर सर क्रैश कोर्स में इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं तो फाउंडेशन में तो क्या ही पढ़ा देते होंगे। तो मैंने तो एक बार टेलीग्राम पे सर्च भी किया था निशात सर फाउंडेशन क्लासेस। तो टाइम नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ठीक है, आपने ये कर लिया तो आपको नितिन सांगवान नहीं करनी है।
मैंने स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए ट्राई किया था, तो वो बहुत डिफिकल्ट था। ये खो गया है ना, इस अब नहीं करना है, आप उसी को रिफाइन कर के स्टेज पे आ जाइए एंड इट विल बी डन। ओके गाइस, सो विद दिस वी विल कंक्लूड दिस सेशन। आई थिंक आपके जो बेसिक डाउट्स रहे होंगे सोर्स को लेके, पढ़ने के तरीके को लेके, वो आई होप डेफिनेटली एड्रेस हुए होंगे। एंड की टेक अवे हमें अपने पास ये रखना चाहिए कि गीतिका मैम ने जो भी शेयर किया है उसमें से जो हम अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सके अपने तरीके से उसको बिल्कुल। जरूर करें। ओके, अदरवाइज वो जो लर्निंग्स हैं वो इम्प्लीमेंट ना हम करें एंड वी थिंक कि अब रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिजल्ट डिफरेंट लाने के लिए आपको थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है अपने एफर्ट्स में। वो चेंज की डायरेक्शन आपको कहीं से भी मिल सकती है, बट डोंट ब्लाइंडली कॉपी एनीथिंग। आपकी अपनी मेहनत भी रही होगी, आई एम श्योर, जो आपने पहले भी कुछ पढ़ा होगा। आपको मैम से क्यूज लेने हैं, नोट्स से क्यूज लेने हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसी कलर के नोट्स बनाने हैं, पिंक कलर ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना? आपको क्यूज लेने हैं, ये नहीं कि सेम फॉन्ट साइज और सेम, बाकी यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। ओके, with this we will conclude. Thank you Geetika थैंक यू सर, for taking time out, थैंक यू, and I'm थैंक sure बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। यू एवरीवन, Thank थैंक यू you सो मच। guys.